आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट हिंदी यानी कि हिंदी अनुवाद का पेपर है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और गारंटी है कि जो जो मैं प्रश्न बताऊंगा लगभग यही आपकी परीक्षा में आएंगे भी, क्योंकि 80 से 90% जो प्रश्न हैं आज की इस वीडियो से ही आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो हार्ड वर्क करके तैयार की गई है। यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, अगर आप अच्छे से जो मैं क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा वो समझ लेते हैं, तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता, आप अच्छे नंबर से पास होंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आपको पीडीएफ भी मैंने तैयार कर ली है टॉप लेवल क्वेश्चन की, उसको भी हम आपको देने वाले हैं। तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। पीडीएफ कैसे मिलेगी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न है कि अनुवाद की परिभाषा दीजिए, ठीक है। जो मैं प्रश्न बताऊंगा ये आपके अतिलघु उत्तर में भी आ सकते हैं, लघु उत्तर में भी आ सकते हैं, दीर्घ उत्तर में भी आ सकते हैं। इसलिए जिस भी प्रश्न का उत्तर मैं तो बताऊंगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी आप थोड़ा डिटेल में तैयार कर लेंगे, फिर आप बना के लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि अनुवाद की परिभाषा क्या है, या फिर अनुवाद की परिभाषा किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर अनुवाद की परिभाषा दीजिए। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन दोनों का मतलब, जितने भी प्रश्न बने परिभाषा से जुड़े, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद यानी ट्रांसलेशन कहलाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा ही उसका उत्तर है, ठीक है। मान लीजिए हिंदी में आपने बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, आपने हिंदी में कहा एक एक भाषा से दूसरी भाषा में, ठीक है, सार्थक परिवर्तन। तो मैंने हिंदी में कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब इंग्लिश में करना चाह रहा हूँ। तो हम गूगल पे जाएंगे या फिर कहीं पर भी अपने मन से ही तैयार करेंगे सेंटेंस। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इसको हमने इंग्लिश में परिवर्तन कर दिया। तो एक भाषा से ये दूसरी भाषा में परिवर्तन हो गया, यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर इंग्लिश में कह दिया आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ओके। तो ये दूसरी भाषा हो गई। तो ये जो बीच का परिवर्तन करने का प्रोसेस होता है, यानी कि ट्रांसलेट, जैसे कि मान लीजिए हिंदी में लिखा है, ठीक है, और उसके बाद आप लोग इंग्लिश में करना चाह रहे हैं, तो एक यहाँ पर प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद ये इंग्लिश में आ जाएगा। तो ये जो बीच का प्रोसेस होता है, परिवर्तन होता है, इसे ही अनुवाद यानी ट्रांसलेशन कहा जाता है। किसी एक भाषा में कही गई या फिर लिखी गई बात को किसी दूसरी भाषा में, ठीक है, कन्वर्ट करना या सार्थक परिवर्तन करना, अनुवाद करना, ट्रांसलेशन या परिवर्तन या फिर अनुवाद कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा है, बस आपको ध्यान देने वाली बात है। अगला प्रश्न है कि भाई अनुवाद का क्या उद्देश्य है। तो भाई प्रश्न पत्र यानी जो आपका पेपर होने वाला है वो हिंदी अनुवाद का, यही पेपर का नाम है, ठीक है। तो हिंदी अनुवाद से ही जुड़े सभी प्रश्न होंगे, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या उद्देश्य हैं अनुवाद के, ये हम पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो कुछ उद्देश्य हैं इसके। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि विभिन्न भाषाओं के साहित्य से परिचित होने के अवसर प्रदान करना, यानी कि तरीके की बहुत सारी भाषाओं के बारे में नॉलेज होना, ठीक है। अनुवाद के क्षेत्र में बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, यानी कि बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाएं जानेंगे तो बहुत सारे उनको शब्द भी मिलेंगे, ठीक है। और अगला है कि अन्य भाषाओं के विचारों को अपनी भाषा में अनुवादित करने की योग्यता विकसित होना, यानी कि किसी, मान लीजिए वो हिंदी जानते हैं तो उनको इंग्लिश थोड़ा बहुत बताया जाएगा तो वो इंग्लिश के बारे में जानेंगे, तो उनको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होगा और वो जो नॉलेज है वो आगे आगे डे बाई डे बढ़ता रहेगा, विकसित होता रहेगा, ठीक है। विभिन्न भाषाओं की रचना शैलियों को समझकर दूसरी भाषाओं में उसे परिवर्तन करना, यानी कि अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश जान गए, ठीक है, तो आसानी से आप लोग कभी भी उसको समझकर अपने एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल से उद्देश्य हो गए। अब बढ़ते हैं हम अनुवाद का महत्व क्या है भाई, अनुवाद के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि अनुवाद ज्ञान के संचार हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस चीज़ के लिए, ज्ञान के संचार के लिए, यानी नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम अनुदित फिल्में देखकर दूसरी संस्कृतियों के बारे में अधिक जानते हैं। हमारे विज्ञान की जानकारी में भी अनुवाद का महत्वपूर्ण भाग है। विज्ञान का सृजन अनेकों भाषाओं में हुआ है और अनुवाद के कारण ही यह सर्वत्र हो पाया है। यानी कि जो विज्ञान का यानी साइंस का जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारी, मान लीजिए कि अलग अलग, देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मूवी रिलीज होती है तो कई कई मूवी आप लोग देखते हैं हिंदी में भी रिलीज होती है, इंग्लिश में भी होती है, तमिल में भी होती है, तेलुगु में भी होती है और भी बहुत भाषाओं में होती है, ठीक है। तो वो आप लोग मान लीजिए कई में वो बनी मूवी, ठीक है,
तो भाई जो हिंदी है तो वो जहाँ पर हिंदी चलती है वो लोग जानेंगे, और जहाँ पर लोग इंग्लिश में देखना पसंद करते हैं वो इंग्लिश प्रेफर करेंगे, ठीक है। और जो तेलुगु देखना चाह रहे हैं तो तेलुगु देखेंगे, तमिल देखेंगे जिसको। तो ये अनुवाद के कारण ही पॉसिबल हो पाया। अगर अनुवाद ना होता तो सिर्फ और सिर्फ एक भाषा में मूवी रिलीज होती, वो चाहे हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, ठीक है। तो सिर्फ हिंदी के जो जानते हैं वही देख पाते, इंग्लिश वाले ना देख पाते, ना तमिल ना तेलुगु ना अन्य तमिल वाले ना अन्य लैंग्वेज वाले, ठीक है। तो ये अनुवाद के क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, हर क्षेत्र में अनुवाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है, और योगदान के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाव आया है, यानी कि काफ़ी तेज़ से इसके बारे में लोगों को जानकारी हुई है, और इसका लोग अपने दैनिक जीवन में यूज भी करते हैं, ठीक है। जिसको इंग्लिश नहीं मालूम वो ट्रांसलेट कर लेता है, हिंदी में आसान है, ठीक है। तो हर क्षेत्र में अनुवाद का बहुत ही बड़ा महत्व है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मशीनी अनुवाद से क्या आशय भाई। मशीनी अनुवाद क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो मशीनी अनुवाद का जो अर्थ होता है, मतलब होता है मशीन या कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। अनुवाद की 3 प्रक्रियाएं स्वीकृत हैं: विश्लेषण, अंतरण एवं पुनर्गठन। मशीनी अनुवाद में ये 3 प्रक्रियाएं कंप्यूटर द्वारा संपन्न होती हैं। मतलब ये है कि जो मशीनी अनुवाद होते हैं ये कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। मशीनी अनुवाद जो है वो मशीन या फिर कंप्यूटर द्वारा, ठीक है, इनके माध्यम से अनुवाद किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने लैपटॉप खोला है, कंप्यूटर खोला आपने, और कंप्यूटर में आपने नेट कनेक्ट किया, उसके बाद आप गए, आपने कहा कि आपने लिखा वहाँ पर कि मान लीजिए आपने लिखा कि एक कोई सेंटेंस बना लेते हैं हम, तो हम ये लेकर चलते हैं कंप्यूटर में, हमने डाला कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। आप लोगों के समस्त जब डालेंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ पर लिखा रहेगा एक पोर्शन आप लोगों को बना है, यहाँ पर हिंदी लिखा रहेगा। तो हम यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे माय नेम इज़ संदीप। उसके बाद जैसे भी हम इंटर करेंगे, नेट कनेक्टिविटी जब रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि मेरा नाम संदीप है। हम इंग्लिश में लिखेंगे कि माय नेम इज़ संदीप, उसके बाद वो हिंदी में लिख कर आ जाएगा कि मेरा नाम संदीप है। तो ये एक मशीनी और कंप्यूटर द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद हो गया, जिसको हम मशीनी अनुवाद कहते हैं। मतलब किसी मोबाइल के माध्यम से, आपके कंप्यूटर के माध्यम से, किसी मशीन के माध्यम से, ठीक है। इस प्रोसेस को पूरा हम कहेंगे मशीनी अनुवाद। समझ में आ गया? बस सिंपल सी परिभाषा, कोई आपको ज़्यादा हम नहीं घुमा के बता रहे हैं कि आप लोग को कन्फ्यूजन हो। अगला प्रश्न कह रहा भाई कि अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं क्या हैं। कहने का मतलब अगर आपको अनुवाद मालूम है, मतलब कि अनुवाद के बारे में, मतलब कई अच्छी लैंग्वेजों जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, तमिल हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में या फिर बहुत सारी जो भाषाएँ हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी है, उनको आप लोग अनुवाद कर लेते हैं। जैसे कि हिंदी का कोई व्यक्ति है, वो पंजाबी नहीं जानता, तो आप लोग उसको मतलब तुरंत पंजाबी में कन्वर्ट करके हिंदी वाले व्यक्ति को बता सकते हैं कि भाई पंजाबी में ये व्यक्ति ये कह रहा है और इसका हिंदी में मतलब ये होगा, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ही अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, प्रधानमंत्री जी को इंग्लिश मालूम है, हिंदी मालूम है। मान लीजिए उनको एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ कि पंजाबी उनको नहीं मालूम है, ठीक है। तो वो क्या रखेंगे, एक अनुवादक ट्रांसलेटर रखेंगे। जब वहाँ पर मीटिंग करेंगे या फिर वहाँ पर शो करेंगे पंजाब में, तो वहाँ पर क्या करेंगे, जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जाएंगे तो जो लोग पंजाबी में क्वेश्चन करेंगे तो उसका उत्तर कहाँ दे पाएंगे, उनको पंजाबी नॉलेज नहीं है, तो ठीक है। तो वहाँ पर एक अनुवादक रखा जाता है। जब वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो उसका वो बताएगा कि हाँ ये प्रश्न कह रहा है वो व्यक्ति, आम जनता, ठीक है। तब वो समझ पाएंगे कि हाँ भाई ये आम जनता जो है वो पंजाब की, वो ये पंजाबी में ये बोल रही है, और उसको जब हिंदी में ट्रांसलेट करके देगा और ट्रांसलेटर अनुवादक, तो वो मोदी जी जानेंगे तो वो उसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो वो उसी तरह ट्रांसलेटर वहाँ पर एक नौकरी, ये रोजगार की संभावना है भाई, जो सीखा रहेगा वही वहाँ पर सिलेक्शन होगा उसका, ठीक है। तो वही यहाँ पर उत्तर है कि मंत्रालयों के अतिरिक्त विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों के कार्यालयों, विभिन्न न्यायालयों और प्राधिकरणों आदि में भी अनुवादों के पदों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, सचिवालयों में भी संपादन व अनुवाद सेवा से अनुवादकों के पद पर भर्तियां की जाती हैं। यानी कि अगर आप लोग इस क्षेत्र में बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं, अच्छे से अनुवाद कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी नौकरी की और रोजगार की संभावनाएं या फिर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी रहती हैं, ठीक है। हर क्षेत्र में इसकी ज़रूरत पड़ गई है अनुवाद की, ठीक है। आप बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भाई अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जानते हैं। भाई अनुवाद की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद जैसा कि जीनोमिक्स से संबंधित है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मैसेंजर mRNA में इनकोड की गई जानकारी प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड को जोड़ने का निर्देश देती है, ठीक है।
तो ये कोई इतना हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी कदार आ जाता है तो मैंने रख दिया इस वीडियो में, ठीक है। अब भाई जान लेते हैं कि अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो अनुवाद के प्रकारों, ओके, एक मिनट, एक सेकेंड आप लोग वेट कर लीजिए थोड़ा, यहाँ पर हमें लग रहा है ऐप में कोई प्रॉब्लम आई है, जिससे हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, वही ऑप्शन आ गया था, तो मैंने सोचा रुक जाते हैं, अदरवाइज स्किप करना पड़ेगा वीडियो। तो हाँ, तो यहाँ पर हम थे कि अनुवाद के प्रकार बताइए। तो अनुवाद के प्रकारों का विभाजन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है कि अनुवाद की विषय वस्तु के आधार पर, और दूसरा उसकी प्रक्रिया के आधार पर। उदाहरण के लिए विषय वस्तु के आधार पर साहित्यानुवाद कार्यालय हिंदी, विधिक अनुवाद, आशु अनुवाद, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, वाणिज्य अनुवाद आदि। तो पहले तो दो हैं, उसके अंतर्गत आप लोग अन्य भी बहुत सारे उसके प्रकार आ जाते हैं। मेन तो आप लोगों को मैंने दो बताया, दो यहाँ पर हैं, ठीक है। पहला तो आपने जाना अनुवाद की विषय वस्तु के आधार पर, दूसरा उसकी प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है, ओके। इसका आप लोग सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे, आपको उत्तर मिल जाएगा, और डिटेल में अगर आपको जानना है तो। अगला क्वेश्चन कि अनुवाद की सीमाएं बताइए भाई। तो अनुवाद की सीमाएं के बारे में जान लेते हैं। अनुवाद की सीमाएं तब प्रकट होती हैं जब भाषाओं, क्षेत्रों या फिर सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक वातावरण के बीच विसंगतियां होती हैं। संपूर्ण दस्तावेजीकरण के बाद ये सीमाएं गायब हो जाती हैं, जो यह निश्चित करती हैं कि अनुवादक को पाठ का सर्वोत्तम संस्करण प्राप्त होगा, ठीक है। तो अनुवाद की सीमाएं तब प्रकट होती जब भाषाओं, क्षेत्रों या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण के बीच विसंगतियां, मतलब कि उसमें समस्याएं आती हैं, ठीक है, विसंगत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप छोटी सी परिभाषा है अनुवाद की सीमाओं के बारे में, इसके बारे में लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में क्या समस्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना, अर्थ का अनर्थ तब ज़्यादा होता है जब हम शब्दाशः अनुवाद कर देना चाहते हैं। हर भाषा की अपनी एक खास प्रकृति होती है, इसलिए जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे होते हैं उसकी प्रकृति, उसके मिजाज का रक्षण आवश्यक हो जाता है। शब्दाशः अनुवाद एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि एक भाषा के शब्द हूबहू दूसरी भाषा में अक्सर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में थोड़ा परिचय। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि अनुवाद और संस्कृत के बीच संबंध बताइए, ठीक है। तो उत्तर लिखना है कि अनुवाद सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम बनता है, सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। इसलिए कहा गया है कि अनुवाद मूलतः सांस्कृतिक कर्म भी है। प्राचीन समय से यह आदान प्रदान होता रहा है। भारतीय साहित्य, दर्शन व गणित आदि का अनुवाद चीनी यानी चीन, जापानी, सिंगली, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में होता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि अनुवाद और भाषा क्या है भाई। अनुवाद और भाषा के बारे में जानते हैं। तो अनुवाद मूल संदेश और संचार को बनाए रखने के लिए एक भाषा से दूसरी भाषा में पाठ को दोबारा बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन हर चीज़ की तरह अनुवाद के भी अलग अलग तरीके हैं और वे रूप और कार्य में भिन्न भिन्न हैं। तो इस प्रकार और अनुवाद और भाषा के बारे में थोड़ा परिचय आप लोगों ने जाना। बाकी आप इसको गूगल पे सर्च कर लेंगे या फिर आप क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे इसका उत्तर तैयार कर लेंगे डिटेल में। अगर आपका शॉर्ट में ही उत्तर लिखना है यानी अति लघु उत्तरीय में, तब इतना काफ़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुवाद में कोश का महत्व बताइए। यहाँ पर प्रश्न ये कि अनुवाद में कोश का महत्व बताइए, ठीक है। तो जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। उत्तर में लिखना है कि कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ एवं पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए गए हैं। कोश वह ग्रंथ है जिसमें विशेष क्रम से शब्द दिए हों और उनके आगे अर्थ दिए हों। अनुवादक के लिए सबसे बड़ा सहायक उपकरण होता है। शब्दकोश अनुवाद चाहे साहित्यिक पाठ का हो या तकनीकी, सभी अनुवादकों को अच्छे शब्दकोश की ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। शब्दकोश का आप लोग मतलब समझ रहे हैं। सब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कैसे डिक्शनरी कह सकते हैं, ठीक है, वोकैबुलरी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे वर्ड का मीनिंग, बहुत सारे शब्दों की मीनिंग, ठीक है। शब्दकोश यानी शब्दों का पूरा भंडार, ठीक है।
उसमें आपको बहुत सारे शब्द के अलग अलग अर्थ, मतलब कि सिमिलर अर्थ और अनेक मीनिंग आपको पता चलेंगे। ठीक है, अगला है कि परिभाषा कोश का उपयोग बताइए। परिभाषा कोश का उपयोग के बारे में जानते हैं भाई। तो परिभाषा कोश छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विद्वानों, वैज्ञानिकों तथा अन्य प्रयोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है और आवश्यक बन गए हैं। इस प्रकार परिभाषा कोश शब्दावली निर्माण प्रक्रिया का ही विस्तृत यानी कि लॉन्ग रूप है और इससे शब्दों की बेहतर समझ और उनका प्रयोग सुनिश्चित होता है। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छे से उनको समझा जा सकता है और उनको अच्छे से यूज भी किया जा सकता है, यानी सुनिश्चित एक ठीक है निश्चित दिशा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि साहित्यिक कोश के उपयोग बताइए भाई। तो हिंदी साहित्यिक कोश में अलग अलग विषयों पर विभिन्न कवियों की रचनाओं के अंश प्रस्तुत हैं। ठीक है, जिससे विभिन्न कालखंडों में पैदा हुए कवियों के वैचारिक साम्यता एवं एक ही युग में पैदा कवियों की मत भिन्नता पर नज़र डालने के साथ परिवर्ती रचनाओं पर उनके पूर्ववर्तियों का प्रभाव दृष्टिगत करना आसानी से संभव होता है। ये इतना महत्वपूर्ण है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न था तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ ये भी प्रश्न बनता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई परिभाषा, ठीक है, परिभाषा शब्द के प्रकार बताइए। ठीक है, या फिर आप लोग को प्रश्न देखने को मिल सकता है कि पारिभाषिक शब्दों के प्रकार बताइए, ऐसा भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसका उत्तर जानते हैं। लिखना है आपको कि पारिभाषिक शब्द जो है ना, भाषा व्यवहार में देखा जाता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। सामान्य शब्द, ठीक है, सामान्य शब्द, अर्धपारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्द। इसके विपरीत कुछ भाषा विज्ञानी पारिभाषिक शब्दों के दो ही प्रकार मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रकार के बारे में लिखेंगे। अगला कि पारिभाषिक शब्द की विशेषता भाई क्या है। तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वह पारिभाषिक शब्द होते हैं। मतलब जिसकी किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस की कोई मतलब हो, ठीक है, उसको हम पारिभाषिक शब्द के नाम से जानेंगे। ठीक है, निश्चित एक अर्थ निकलता हो। और जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते वो सामान्य शब्द होते हैं। पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, और जिनकी सीमाएं न बांधी जाएं वो साधारण शब्द होते हैं। ठीक है, जिनकी सीमाएं बांध दी गई हों वो आपके पारिभाषिक शब्द हों, और जो इसकी नहीं बांधी जाती हैं वो एक सामान्य शब्द होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम पारिभाषिक शब्द की विशेषता में जानते हैं। ठीक है, एक विशेषता है। अब प्रश्न है भाई कि मूल्यांकन किसे कहते हैं भाई। तो मूल्यांकन के बारे में जानते हैं। प्रश्न आप लोगों के समझते हैं, आप लोग पढ़ लिया करिए। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न है कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। उत्तर है कि मूल्यांकन या दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल्य अंकन या अंग्रेजी के, ठीक है, एवल्युएशन, ध्यान से सुनेंगे इसका उत्तर। एवल्युएशन का हिंदी रूपांतरण है, मतलब कि हिंदी में इसका मतलब होता है, ठीक है, मूल्यांकन एवल्युएशन का, ठीक है, रूपांतरण है मापन। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को अंक प्रदान करता है, वही मूल्यांकन उन अंकों का विश्लेषण करता है और उनकी तुलना दूसरों से करके एक सर्वोत्तम वस्तु या व्यक्ति का चयन करता है, जिसे हम मूल्यांकन कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि समीक्षा से आप क्या जानते हैं या समीक्षा किसे कहते हैं। तो समीक्षा का अर्थ है अच्छी तरह से देखना, जांच करना, सम्यक इच्छा या इच्छड़म किसी वस्तु, रचना या विषय के संबंध में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्येक तत्व का विवेचन करना समीक्षा है। ठीक है, अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि ठीक है, पुनर्रचना किसे कहते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि पुनरीक्षण किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि पुनरीक्षण द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किसी, ठीक है, पुनरीक्षण द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किसी बाद में उत्तर की गई क्षेत्राधिकार संबंधित त्रुटियां, जो गलतियां होती हैं, उनको दूर किया जाता है। पुनरीक्षण का अधिकार केवल उच्च न्यायालय को प्राप्त करना या फिर, ठीक है, उच्च न्यायालय को प्राप्त करना या फिर प्राप्त होता है। ठीक है, पुनरीक्षण का अधिकार केवल उच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक अनुवाद से आप क्या समझते हैं। तो प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता तब होती है जब क्षेत्र विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले पत्र या प्रलेख ऐसी भाषा में हो जिसका ज्ञान सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों को नहीं हो, वह ज्ञान अपर्याप्त हो। ठीक है, जिसे हम प्रशासनिक अनुवाद कहेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंकिंग अनुवाद क्या होता है। ठीक है, तो बैंक
साहित्य का अनुवाद दो तरीके से किया जाता है। एक अनुवाद ऐसे प्रपत्रों का अनुवाद जो आम जन से सीधे संबंध रखते हैं, जैसे पैसा जमा करने की पर्ची, खाता खोलने का फॉर्म आदि। दूसरे शब्द तकनीकी शब्द हैं जो केवल बैंक के स्टाफ के व्यवहार में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों का अनुवाद में साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा बैंकिंग के क्षेत्र में या फिर बैंकिंग अनुवाद के बारे में परिचय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि जटिल होते हैं, इसलिए अधिकतर वैज्ञानिक साहित्य का अनुदित स्वरूप पाठकों के लिए बोधागम्य नहीं होता है। ठीक है, जबकि तकनीकी अनुवाद का सरल और सुबोध होना वैज्ञानिक साहित्य की संस्मरणीयता के लिए अहम होता है। पाठकों के लिए मौलिक लेखन किसी भी साहित्य को समृद्ध करते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना है वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा परिचय। ठीक है, और बाकी डिटेल में आपको बता ही रखा है कि मैंने क्वेश्चन बैंक में, इंटरनेट, गूगल पे आपको मिलेगा उत्तर। ठीक है, विधि अनुवाद क्या है। तो विधि अनुवाद, इसमें एक भाषा की विधि संबंधी अर्थात कानून की सामग्री को दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, जिसे हम विधि अनुवाद के नाम से जानते हैं। अगला है कि सामाजिक विषयों का अनुवाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो समाज की भाषा उस समाज के विकास में क्या भूमिका निभाती है, इस भूमिका में अनुवाद किस तरह सहयोग प्रदान करता है, किस तरह वह भाषा को अन्य भाषाओं, संस्कृति और ज्ञान के विविध क्षेत्रों में जोड़कर विकास की प्रक्रिया को सक्रिय बनाता है। क्या? सामाजिक विषयों का अनुवाद। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो करीब करीब हमने लगभग प्रश्न वो सारे महत्वपूर्ण आज की इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं, और उसका उत्तर भी जो आपकी परीक्षा में आने के 80 से 90% उम्मीद है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी परीक्षा में मान लीजिए 20 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें से 15 से जो 16 प्रश्न हैं वो इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। और यह PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें हिंदी अनुवाद की PDF चाहिए, तो हम आपको डाल देंगे। ठीक है, जय हिंद।